दोपहर का समय है। आचार्य चाणक्य अपने कक्ष में कुछ राजकीय दस्तावेज देख रहे हैं। तभी बाहर से जोर जोर से रोने और बहस करने की आवाजें आती हैं। दो व्यक्ति कक्ष में प्रवेश करते हैं। एक के कपड़ों पर धूल लगी है और आंखों में आंसू हैं, जबकि दूसरा रेशमी वस्त्र पहने बड़ी अकर में खड़ा है। दुहाई हो आचार्य, न्याय कीजिए। इस गरीब पर रहम कीजिए, वरना मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ राजन। मगध के साम्राज्य में किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उठो और साफ साफ बताओ, क्या विपदा आन पड़ी है तुम पर? और ये व्यक्ति कौन है? आचार्य, ये हमारे गांव के सबसे बड़े जमींदार धनराज जी हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपनी ज़मीन को सींचने के लिए अपनी जीवन भर की कमाई देकर इनसे एक कुआं खरीदा था। लेकिन अब ये मुझे उस कुएं से एक बूंद पानी भी नहीं लेने दे रहे। अगर पानी ही नहीं मिला तो मैं कुएं के खोखले ढांचे का क्या करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। धनराज, क्या ये सच कह रहा है? जब तुमने कुआं इस किसान को बेच दिया है तो तुम इसे पानी लेने से क्यों रोक रहे हो? क्या मगध के नियमों का भय नहीं है तुम्हें? प्रणाम आचार्य। न्याय के देवता तो आप स्वयं हैं। मैं नियमों को कैसे तोड़ सकता हूँ? बात असल में यह है आचार्य कि इस मूर्ख किसान को व्यापार की समझ ही नहीं है। घुमा फिराकर बात मत करो धनराज, सीधे मुद्दे पर आओ। हुजूर, सौदा बिल्कुल साफ था। मैंने इस किसान को सिर्फ और सिर्फ कुआं बेचा है। उस कुएं के भीतर का पानी नहीं, कुआं इसका है, मैं मानता हूं, लेकिन पानी पर हक आज भी मेरा है। अब अगर इसे मेरी संपत्ति यानी मेरे पानी का इस्तेमाल करना है तो इसे पानी का अलग से दाम चुकाना होगा। इसमें गलत क्या है? धनराज का यह कुतर्क सुनकर कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। वहां खड़े सिपाही और सेवक हैरान रह जाते हैं कि कानून की आड़ में जमींदार ने कितनी बड़ी चाल चली है। सभी लोग आचार्य चाणक्य के चेहरे की ओर देखने लगते हैं। आचार्य कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं, मानो परिस्थिति का आकलन कर रहे हों। फिर उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। धनराज, तुम्हारी तर्क शक्ति की दाद देनी होगी। तुमने सौदे के नियमों का बारीकी से अध्ययन किया है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जब कुआं बेचा गया है तो पानी पर किसान का हक कैसे हो सकता है? देखा आचार्य, मैं यही तो कह रहा था। आप जैसा पारखी न्याय प्रिय मैंने आज तक नहीं देखा। अगर पानी ही नहीं मिला तो मैं कुएं के खोखले ढांचे का क्या करूंगा? मैं तो बर्बाद हो गया। धीरज रखो रामू, न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। तो धनराज, ये बात पूरी तरह सिद्ध हो चुकी है कि कुआं अब इस किसान रामू का है और उसके अंदर मौजूद पानी तुम्हारा है। सही कहा ना? जी आचार्य, 100% सत्य। तो फिर धनराज, मगध के नियमों के अनुसार जब कुआं इस किसान का है तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना पानी इसके कुएं में रखने की? तुम्हें अपनी संपत्ति को किसी दूसरे की जमीन या कुएं में बिना उसकी मर्जी के रिफ्लेक्टेड का कोई अधिकार नहीं है। ये तो अवैध कब्जा हुआ। आचार्य, ये आप क्या कह रहे हैं? इसलिए मगध की अदालत तुम्हें दो विकल्प देती है। पहला विकल्प, तुम इसी वक्त इसी क्षण इस किसान के कुएं से अपना सारा पानी बाहर निकालो और इसके कुएं को खाली करो। याद रहे, पानी निकालते समय किसान के कुएं को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। दूसरा विकल्प, अगर तुम अपना पानी वहां से नहीं निकाल सकते तो किसान के कुएं को किराए पर इस्तेमाल करने के जुर्म में तुम्हें आज से और अभी से हर दिन का भारी किराया इस किसान को देना होगा। बोलो, क्या मंजूर है? आचार्य चाणक्य का यह बेजोर न्याय सुनते ही जमींदार धनराज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। वह समझ गया कि वह अपनी ही बिछाई चाल के जाल में बुरी तरह फंस चुका है। कुएं से सारा पानी तुरंत निकालना असंभव था और किराया देने पर वह कंगाल हो जाता। मुझे क्षमा कर दीजिए आचार्य, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपनी चालाकी पर शर्मिंदा हूं। क्षमा मुझसे नहीं, इस गरीब किसान से मांगो धनराज। और याद रखना, दोबारा कभी अपनी ताकत और चालाकी से किसी गरीब को दबाने की कोशिश की तो मगध का कारागार तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। रामू भाई, मुझे माफ कर दो।
आज से ये कुआं और इसका पूरा पानी सब कुछ तुम्हारा हुआ। इसके लिए तुम्हें मुझे एक कौड़ी भी देने की जरूरत। रामू की आंखों में अब आंसू तो थे, लेकिन वो खुशी के थे। उसने आचार्य चाणक्य के चरणों को छुआ और उनका धन्यवाद किया। चालाकी हार चुकी थी और सच्चाई की जीत हो चुकी थी। पूरे दरबार में आचार्य चाणक्य की बुद्धिमत्ता के जयकारे गूंजने लगे।